मोदी जी की यूएस की ट्रिप कंक्लूड हो गई है और काफ़ी लोग अपने अपने हिसाब से उस ट्रिप का, उस टूर का जो है जायजा कर रहे हैं और अपना कंक्लूजन दे रहे हैं। कुछ लोग बोल रहे हैं कि ट्रिप बहुत खराब हुई है, टोटल फेल है। कुछ लोग बोल रहे हैं इट हैज़ बीन अ टोटल सक्सेस। हर एक के अपने अपने ऑप्टिक्स है, हर एक के अपने अपने पॉलिटिकल फायदे और ऑब्जेक्टिव्स हैं। मेरी भी इसमें कुछ व्यूज हैं, कुछ मेरे कंक्लूजन्स हैं, और वो सब फैक्ट्स के बेसिस पे है। अगर मैं आपको कुछ चीज नहीं बता रहा हूँ और वो कुछ चीज हुई है, तो इसका मतलब ये है कि वो चीज मुझे पता नहीं है, इसलिए मैं नहीं बता पा रहा हूँ। और अगर ऐसी कुछ चीज हो गई है तो आप प्लीज मेरे कमेंट में सेक्शन में मुझे बताइए कि मैंने क्या चीज मिस की है। सबसे पहले तो मैं बात कर लेता हूँ जो जो चीज नेगेटिव है, जिसकी ज्यादा बात हो रही है। नंबर वन, टैरिफ्स का मसला। मोदी जी बाजू में बैठे हुए थे एंड ट्रम्प ने बोला कि इंडिया जो है हमसे जो चीज इंपोर्ट करता है उसमें काफी हाई टैरिफ लगाता है। इंडिया इज अ वेरी डिफिकल्ट प्लेस टू डू बिजनेस इन इंडिया। काफी मुश्किल जगह है जहाँ पे हम बिजनेस कर सकते हैं। और कुछ कुछ प्रोडक्ट्स में हमें 35% टैरिफ लगता है, कुछ कुछ जगहों में 75% लगता है, और कुछ कुछ जगहों पे तो 100+ टैरिफ लगता है। 100+ टैरिफ जो, जिस एक कमोडिटी मेरे को लगता है जो मुझे पता है वो है टेस्ला की कार में। उसमें अराउंड 135% टैरिफ लगता है। टैरिफ मतलब कस्टम ड्यूटी लगती है, जो कि सीधा की सीधा इंडियन गवर्नमेंट के पास जाती है। फॉर एग्जांपल, अगर टेस्ला की कार $10,000 की है, तो टेस्ला, अगर कोई कार इंपोर्ट करता है टेस्ला की, तो उसको 10,000 प्लस 135%, यानी कि कितना हो गया, 13,500 तो 10,000 प्लस 13,500, यानी कि उसकी लैंडिंग कॉस्ट ही $23,500 हो जाएगी। एंड विच मेक्स इट अ वेरी डिफिकल्ट कार टू सेल, मतलब मुश्किल कार हो जाएगी सेल करने के लिए। तो वो एक बैरियर है, वो हम सब जानते हैं। ऐसा क्यों है? बिकॉज टेस्ला इलेक्ट्रिक कार है, इंडिया खुद अपना इलेक्ट्रिक मार्केट खड़ा करने के लिए कर रहा है, तो बाहर से जो इम्पोर्ट आ रही है उस पर ये थोड़ा सा ये है, शील्ड टाइप है कह सकते हैं। तो ट्रम्प ने कहा कि भाई जो भी, फिर हमने फिर इंडिया से लड़ाई करने से अच्छा हमने सोचा कि वी विल गिव देम द रेसिप्रोकल रेट, मतलब जो तुम हमको टैरिफ दे, हम भी तुमको वही टैरिफ देंगे। तो ये तो ऐसा ही होता है हर जगह, लेकिन मोदी जी सामने बैठे उनके सामने चीज बोलना थोड़ा सा ऐसा खटकता है वो चीज। नंबर वन एक ये चीज है। दूसरा, जब मोदी जी वहां पे थे उस टाइम पे जो इलीगल इमिग्रेंट्स थे जो यूएस में गए थे, उनका यहाँ पे डिपोर्टेशन हो रहा था। जी, डिपोर्टेशन इज फाइन, बाइडन के टाइम पे भी होता था। बट मेजर प्रॉब्लम इज वो जो डिपोर्टेशन है, उनके हाथों में पैरों में हथकड़ियां डाल के इंडिया में डिपोर्ट हो रहे हैं। उनको जो है मिलिट्री प्लेन में लेके आए जा रहे हैं, जैसे वो कोई एक कन्विक्टेड फेलन हो, टेररिस्ट हो, या ऐसे कुछ लोग हो जो क्या बोलते हैं इसको, पब्लिक कमर्शियल फ्लाइट पे फ्लाइट रिस्क हैं या फिर कुछ कर सकते हैं वहाँ पे, ऐसा उनको ट्रीट कर रहे हैं। तो फिर वो थोड़ा सा एक प्रॉब्लमेटिक, ये दो चीजें हैं। इसके अलावा मेरे को और कुछ चीज लगी नहीं जो प्रॉब्लमेटिक है। अभी हम बात करते हैं पॉजिटिव्स की। सबसे पहले तो यार उन्होंने ट्रम्प बाजू में खड़ा था नरेंद्र मोदी के, प्रेस को एड्रेस हो रहा था, उसी में उन्होंने कह दिया कि F-35 हम लोग इंडिया को दे रहे हैं। F-35 इंडिया को यूएस प्रेसिडेंट ने बोला है, मतलब लिटरली F-35 इज ऑन अ प्लेटर। अगर F-35 इंडियन एयरफोर्स के पास आ गया तो इमेजिन जो रीजन का जो एयर सुपेरियरिटी का जो सिनेरियो है वो कैसे चेंज हो जाएगा। सी, इंडिया के पास लाइट में तेजस है, मिड में मिग है, अपना ये है, अभी फ्रांस से कौन सा रफेल है। और अगर हैवी में अगर इंडिया के पास F-35 भी आ जाता है, तो इट विल बी अ गेम चेंजर इन द रीजन। सी, F-35 का सबसे फायदा क्या है, उसकी जो एवियोनिक्स है, उसके जो रेडार्स है, उसके जो सिस्टम्स है, वो इतने हाईली एडवांस्ड हैं कि वो जो एनिमी की जो एयर कंट्रोल का जो रेडार होता है उसमें डिटेक्ट ही नहीं होते। वो इस लेवल का स्टेल्थ फाइटर है, इसलिए दुनिया में उसको, उससे, और ऐसी कौन सी जगह है जहाँ पे F-35 ने अपने आप को सबसे प्रूव किया है, वो है इसराइल। इसराइल के पास F-35 है, और जितना भी एयर सुपीरियरिटी इसराइल के पास उस रीजन में, इट इज और भी काफी सारे फैक्टर्स है, उनकी स्पाइंग एजेंसी, उनका बाकी सब करने का तरीका, लेकिन उसमें एक मेजर फैक्टर F-35 का भी है। अभी ईरान के अंदर जो इसराइल ने जो अटैक किया उसमें F-35 ही मेजरली यूज किया था। ईरान के एयर डिफेंस सिस्टम उसको F-35 को डिटेक्ट ही नहीं कर पाए। सो मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर F-35 इंडिया के पास आ जाएगा, तो जो इस रीजन की जो एयर डायनामिक एयर ये है, एयर सुपीरियरिटी एकदम चेंज हो जाएगी। फॉर एग्जांपल, पाकिस्तान के पास F-16 है, ठीक है। F-16 के आगे F-16 को ऐसा कहते हैं कि F-16 को F-35 100 मील पहले ही डिटेक्ट कर लेगा। जब तक डिटेक्ट कर लेगा उसको लॉक कर देगा, उसको फायर भी कर सकता है 100 मील पहले। और 100 मील 100 माइल्स एक ऐसा डिस्टेंस है जहाँ पे F-16 की रेंज है ही नहीं।
मतलब जब तक F-16 को F-35 दिखने की पॉसिबिलिटी होगी तब तक F-35 F-16 को मार चुका होगा। सो पाकिस्तान का जो F-16 का जो जो तो ये है ना, ये हमारे पास F-16 है, वो खत्म हो जाएगा। फिर उसके बाद बचा क्या है? चाइनीज का जे थंडर, JF-16 जो भी है। बाकी चाइना वालों ने बोलते हैं कि हमने 6th जनरेशन एयरक्राफ्ट बना लिया। अरे भाई, अभी तक 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट ज्यादा करके कंट्रीज ने क्या बोलते हैं उसको, अभी भी टेस्टिंग में चल रहा है, अभी भी उसके बिकॉज आपके एयरक्राफ्ट कहाँ पे टेस्ट होते हैं? आपके एयरक्राफ्ट टेस्ट होते हैं बैटलफील्ड में। बैटलफील्ड में चाहिए वॉर। और एयरफोर्स जब एयरफोर्स सबसे पहले आपकी जो फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस है वो आपकी इन्फेंट्री है, वो आर्मी है। सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस आपकी एयरफोर्स है। तो जहां जहां भी वॉर चलता है तो पहले तो वो एयर इस पे ही चलता है ना, क्या बोलते हैं इसको, इन्फेंट्री पे। उसके बाद एयरफोर्स आती है, और एयरफोर्स में भी अगर आपको F-35 या कोई चाइनीज के जेट्स अगर आपको टेस्ट करने, तो वो उस कंट्री के पास होने भी चाहिए। और अभी कौन कहाँ कहाँ पे मेजरली ये क्या बोलते हैं लड़ाई चल रही है? रशिया यूक्रेन में चल रही है, और इसराइल हमास में चल रही है। और कहाँ पे मेजर, और तो कोई मेजर चल नहीं रही है। रशियंस के पास, उनके पास खुद के अपने जेट्स हैं, खुद के अपने फाइटर जेट्स हैं, तो वहाँ पे चाइनीज के जेट्स टेस्ट नहीं हो सकते। सी और इसराइल के पास जो है अपना US का F-35 है, तो उसको चाइनीज जेट की जरूरत नहीं। सो चाइनीज जेट के जो 6th जनरेशन बोलते हैं, 6th जनरेशन बोलते हैं, दे माइट बी गुड, बट वो बैटल टेस्टेड नहीं है, बैटल हार्डन नहीं है। क्यों? क्या होता है कि अगर आपके बैटल में अगर आपकी कोई फ्लाइट अगर टेस्ट होता है, कोई जाता है, तो आपको पता चलता है कि उसकी निटी-ग्रिटीज क्या है, कहाँ कहाँ पे वो लैग कर रहा है। अगर आपका टेस्ट ही नहीं हो रहा तो कैसे पता चलेगा? सो मेरा कहने का मतलब ये है कि इवन दो दे माइट हैव 5th जनरेशन 6th जनरेशन फाइटर जेट, लेकिन वो बैटल हार्डन बैटल टेस्टेड नहीं है। F-35 इज अ बैटल हार्डन बैटल टेस्टेड फाइटर जेट। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ जो डायनामिक्स होगी रीजन की, इट विल चेंज कंप्लीटली, है ना, नंबर वन। और नंबर टू, द बिगेस्ट टेक अवे, ट्रंप ने प्रेस के सामने, सबके सामने बोल दिया कि बांग्लादेश विल बी डेल्ट बाय इंडिया। इंडिया ही बांग्लादेश को डील करेगा। यूएस विल नॉट इंटर, सॉर्ट ऑफ कह दिया कि यूएस विल नॉट इंटरफेयर, बांग्लादेश के साथ जो करना है वो इंडिया विल डिसाइड। सो ये जो बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन ने, सीआईए वालों ने ये जो लैब का जो थ्योरी किया था ना, इसको हसीना वाजिद को हटा के ये इसको क्या जो भी है वो नोबेल प्राइज विनर इकोनॉमिस्ट। अभी सॉरी मैं गाइस ड्राइव कर रहा हूँ, तो और पीछे आपको मेरे साइकिल दिख रही होगी, वो मेरी बेटी की साइकिल है। वो खराब हो गई तो शी सेड पापा इसको रिपेयर करके लाओ, तो मैं इसको अपने ऑफिस के पास ले जा रहा हूँ रिपेयर करवाने। एनीवेज, कमिंग टू द टॉपिक, मोहम्मद यूसुफ नाम है आई थिंक उसका। उसको उसको कैसे इंडिया डील कैसे करना है, इंडिया देखेगी। नाउ इट इज अ वेरी बिग सेटबैक फॉर पाकिस्तान एंड फॉर चाइना, बिकॉज पाकिस्तान को पता है कि वो जो है डायरेक्ट अभी हमारे इंडिया के साथ जो लड़ाई है, टेररिज्म है, टेक्नोलॉजी है, किसी भी चीज में वो मैच नहीं कर सकता। हर एक चीज का इंडिया उसको बूतोड़ जॉब देने की काबिलियत रखता है और दे रहा है। तो इसलिए पाकिस्तान आईएसआई ने सोचा कि हम लोग अपना जो तरीका ये हम लोग बांग्लादेश के थ्रू रीराउट करेंगे। इसलिए आपने देखा होगा कि जो उनका जो आसिम मुनीर है, पाकिस्तान का ये COS, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, उसने अपने कुछ लोग बंदों को भेजा था इसमें बांग्लादेश में मोहम्मद यूसुफ से मिलने के लिए। आई थिंक COS ये खुद भी मिला था मोहम्मद यूनुस के साथ। दूसरा, चाइनीज को एक आइलैंड चाहिए बांग्लादेश का, ये बांग्लादेश में ये बेस चाहिए। सॉरी, यूएस को चाहिए था, जो देने से मना कर दिया। उसके बाद चाइना पीछे से एंट्री मार रहा था। तो इन दोनों के लिए इट इज अ वेरी बिग सेटबैक। एंड हाउ टू डील विद चाइना, एंड हसीना वाजिद तो है ही इंडिया के पास, तो धीरे धीरे आई थिंक शी विल बी इंस्टॉल्ड। सो फॉर मी दिस ट्रिप वॉज सक्सेसफुल, नॉट जस्ट सक्सेसफुल, it was very successful because Trump को डील करना is not easy. Dealing with Trump and getting what you want from Trump is not easy. You need to be very sharp. You need to be like a fox. आपको ट्रम्प के सामने झुकना पड़ेगा at some instances, in some moments, जिसमें आपको ट्रम्प को बटर अप करना पड़ेगा. He is like that boss. सी आपको ट्रम्प को समझना पड़ेगा. ट्रम्प इज ए बिजनेसमैन, वो जिंदगी भर बिजनेसमैन रहा है. उसको अपनी अथॉरिटी दिखाने की आदत है. अगर कोई उसकी अथॉरिटी को चैलेंज करता है, ही डजंट लाइक इट. ही इज नॉट अ टू डेमोक्रेट. उसको डेमोक्रेसी वगैरह समझ में नहीं आती. आप जब किसी कॉर्पोरेट में काम करते हैं, फ्रॉम कॉर्पोरेट कल्चर ना, आप जब किसी कॉर्पोरेट कल्चर में काम करते हैं, वहाँ पे डेमोक्रेसी नहीं होती भाई. वहाँ पे काम होता है, काम होता है. अगर आप काम, इफ यू कैन डिलीवर, देन तब आप रह सकते हो. नहीं है
देन यू आर रिप्लेस्ड। तो आपको ट्रम्प के सामने थोड़ा झुकना पड़ेगा, थोड़ा उसको बटरिंग करना पड़ेगा, और कहीं कहीं जगह पे जहां पे आपको लगता है कि ट्रम्प इज ऑन अ वीकर फुट, आपको अपना थोड़ा एग्रेसिव या वो दिखाना पड़ेगा। और बाकी जगहों से भी अगर आपको उसकी बात में उसमें अगर आप सेंस डाल सकते हो तो इवन बेटर। सो मेरा कहने का मतलब ये है कि और ट्रम्प जो है उसकी जो लॉट ऑफ द विनिंग्स अभी सबको पता है कि टेस्ला के साथ इलॉन मस्क के साथ ट्रम्प की क्या कॉम्बिनेशन है, कैसी बॉन्डिंग है ना। तो दैट ऑल्सो प्लेड अ मेजर फैक्टर। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि मोदी हैंडल्ड ट्रम्प वेरी वेल। ही न्यू हाउ टू हैंडल ट्रम्प एंड ही न्यू हाउ टू गेट थिंग्स डन। So for me it was a very successful trip, very successful trip। और ये टूर is going to take India to नेक्स्ट लेवल पे जाने के लिए इट विल बी स्टेपिंग स्टोन। तो गाइस ये था मेरा आज का वीडियो। जैसा मैंने कहा, अगर मैं कुछ मिस कर रहा हूँ, ये मैंने दो बड़ी बड़ी चीजें कही, दो बड़ी नेगेटिव, दो बड़ी पॉजिटिव। अगर आपको लगता है और भी कुछ बड़ी नेगेटिव, खास करके नेगेटिव्स हैं, तो प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर ड्रॉप कीजिएगा। आई वुड लव टू रीड योर कमेंट्स। और मिलते हैं नेक्स्ट टाइम किसी नई वीडियो के साथ, किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अपना ढेर सारा ख्याल रख लिया, अपने माता पिता की इज्जत कीजिए। गुड बाय, जय हिंद गाइस।